नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी अप्रोच में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला जो भी वीडियो हो उसका अपडेट आपको तत्काल मिल सके। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आज आज की जो हमारी क्लास होगी वह होगी भारत में बेरोजगारी। और इसके ऊपर मैं थोड़ी जानकारी पिछली क्लास में, जिसकी लिंक आपको सामने जो आइकन है उसमें भी दिखाई दे रही है, अगर आपने वो क्लास नहीं की तो वो भी जाके कर लीजिए, क्योंकि जो आइकन ऊपर इधर दिखाई दे रहा है वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट में अपडेट वाले में जाकर के क्लास देख सकते हैं, जहाँ पर इसके ऊपर जो हमने क्लास ली उससे पहले भ्रष्टाचार के ऊपर भारत में, उसको भी मैंने पूरे एक दशकीय आधार पर दिखाने का प्रयास किया है। वैसे ही ये जो आंकड़ा होगा बेरोजगारी का, यह भी क्या होगा, एक दशकीय आधार पर होगा, दशकीय होगा ये भी दशकीय होगा। दशकीय बोले तो एक पूरे 10 सालों का दशकीय आधार पर होगा, दशकीय होगा ये भी, मतलब पूरे 10 वर्षों के आंकड़ों को यहाँ पर लाया हूँ और पूरे 10 साल मतलब 2014 से लगा करके 2024 तक के आंकड़े प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए भी प्रस्तुत कर रहा हूँ कि चाहे आपकी कोई सी भी एग्ज़ाम हो, उसमें जब जब कोई भी बड़ी बात होती है, अगर 10 से 15 साल की बात हो जाए, मतलब 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, या 15 साल या 20 साल, ऐसी कोई घटना घट जाती है तो वहाँ पर प्रश्न पूछने के लिए जो भी परीक्षा होता है उनको मसाला मिल जाता है। तो मैं भी यहाँ पर आपको वही करने का प्रयास कर रहा हूँ, एक पूरी तरीके से व्यवस्थित रूप से आंकड़ा लाया हूँ। आप सभी को क्या करना है, केवल उनको रीड सुनना है, क्लास को व्यवस्थित सुन करके अपने जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसको ये कर ले, और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वे जान ले कि वास्तु स्थिति क्या चल रही है भारत में, वास्तविक स्थिति बेरोजगारी के रूप में। विशेषकर वे बेरोजगार जो शिक्षित हैं, जो स्किल्ड हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। और अनस्किल्ड जो हैं, अशिक्षित हैं, वो तो और उनकी तो और अलग ही बात हो जाएगी बेचारों की, उनकी क्या कहें। तो समझते हैं बेरोजगारी के बारे में। क्लास को अंत तक देखिएगा, वॉच कीजिएगा पूरा और समझिएगा एक एक आंकड़ा कितना है। पहले हम जानेंगे पूरा परिदृश्य, उसके बाद में चलेंगे आंकड़ों के ऊपर डिस्कशन। पूरे 10 साल के आंकड़े जो हैं वह क्लास के अंत में पूरी एक एक चीज़ दिखाऊंगा, कुछ चीज़ें बीच में हैं, कुछ जहाँ जहाँ जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी वहाँ दिखाया जाएगा। चलिए करते हैं शुरुआत भारत में बेरोजगारी से। भारत में बेरोजगारी जो है वह क्या है, किस तरह का बयां करती है आंकड़ा, देखिए थोड़ा अपने आंखों से, देखिए अपने दृश्यों के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेरोजगारी कहते किसे हैं, बेरोजगारी होती क्या है। इसकी एक परिभाषा हम लोग डिवाइड करते हैं कि क्या होगी, निर्धारित रूप से बेरोजगार किसे कह देंगे। तो बेरोजगारी वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल पाता है और वह कोई वर्क नहीं करता है, क्योंकि अपनी योग्यता के अनुसार उसको क्या नहीं मिल रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसको काम करने के लिए काम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से वो बेरोजगार बैठा है। वो मान लीजिए कोई पीएचडी धारक है, कोई पीएचडी धारक है, वह भी बेरोजगार बैठा है आज के समय में। कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई ग्रेजुएट हैं, तो कोई अलग अलग डिग्री धारक हैं, सभी तरीके के हैं। वे सब अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलने के कारण वे क्या कर रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं। इसे ही बेरोजगारी की परिभाषा के रूप में परिभाषित किया गया। अर्थात एक शब्द में कहे तो रोजगार न मिलना ही बेरोजगार की स्थिति को डिनोट करता है। बेरोजगारी के प्रकार, क्या इसके कोई निश्चित प्रकार होते हैं बेरोजगारी के? हाँ दोस्त, बेरोजगारी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जिनमें पहला है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसे छिपी 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 हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है, बेरोजगारी भी कहा जाता है, जिसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। छिपी हुई का मतलब यहाँ किससे है, यहाँ छिपी हुई से है कि जो दिखाई नहीं देने वाली, इसे दिखाई न देने वाली, देने 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 वाली बेरोजगारी भी कहते हैं, वाली बेरोजगारी भी बेरोजगारी
बेरोजगारी भी कहा जाता है, जो दिखाई नहीं देती हैं। यह बेरोजगारी कैसी होती है? यह कृषि क्षेत्र से संबंधित है। यह बेरोजगारी हमें कृषि के जो क्षेत्र हैं, कृषि में जो है किसान जो काम करते हैं खेती में, उनमें दिखाई देती है। उनमें कैसे? मान लीजिए 1 बीघा खेत है, 1 बीघा खेत है, 1 बीघा खेत में पहले 1 बीघा खेत में पहले 2 व्यक्ति काम करते थे, लेकिन अब उस 1 बीघा में 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके 2 पुत्र हो गए हैं, 2 पुत्र हो गए हैं, और ये दोनों पुत्र भी इसी में कार्य में लिप्त हैं। कहीं ना कहीं इनकी आमदनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि पहले 2 व्यक्ति 1 बीघा में अच्छे से क्या कर रहे थे? काम कर पा रहे थे, वो अपने घर गृहस्थी चला रहे थे। पहले वो केवल 2 का खर्च था, उस 1 बीघा में आराम से निकल रहा, लेकिन अब 1 बीघा खेत से ही 4 लोगों का खर्चा निकालना, यानी कि 4 परिवार को चलाना मुश्किल होता है। और यहाँ आपको रोज दिखाई तो देता है कि काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वह बेरोजगारी होती है, ये बेरोजगार होते हैं, जो कि जिसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, जो वास्तविक रूप से हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन होते जरूर बेरोजगार हैं। शहरी बेरोजगारी कौन सी होती है? ये खासकर शिक्षित युवा हैं, जो कि बेरोजगार घूम रहे हैं, और वे रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं और कहते हैं हमें कोई रोजगार मिल जाए कहीं तो हम कर लेंगे। अंततः वे बहुत सारे ऐसे स्थिति में जाते हैं, जो कोई तो सुसाइड कर लेते हैं, कोई अपने खाने पीने के लिए भी जिस तरीके का रोजगार मिल जाए उसी से भी काम चला लेते हैं। बहुत सारी जगह से स्थिति मिलेगी आपको, जहां केवल रहने और खाने दोनों की व्यवस्था के ऊपर भी दिन भर काम कर ले जाते हैं। तो यह शिक्षित युवा में बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति को बयां करता है। मौसमी बेरोजगारी, ये कौन सी बेरोजगारी है? ये खेती जैसे मौसमी कामों में होती है, अर्थात मौसम के अनुसार काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो किसान होते हैं, वह भी होते हैं। साथ में इसमें केवल खेती ही नहीं, यहाँ मौसम के अनुसार होती है। जैसे कि आप मानिए आपको बताएं, इसमें मौसमी वाले में थोड़ा और बयां कर दें यहाँ पर। तो मौसमी वाले में आप देखेंगे तो जो आप कोई कहीं कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आपने सब्जी बेच रहे हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, तो सब्जी की क्या होती है? 12 मासी है। लेकिन वहीं आप देखेंगे तो ये जो आप जूस वाले हैं, जूस को देख लीजिए आप, जूस वाले हैं वो 12 मासी नहीं होंगे, उनमें अलग अलग समय पे अलग अलग जूस बिकेगा। तो वो अलग अलग तरीके की बेरोजगारी होगी, क्योंकि कुछ समय होगा जब ठंड के समय में आपको बर्फ वाला जूस नहीं बिकेगा, और केवल आपके अंदर बर्फ की ही अच्छे से स्किल है। तो अब आप ठंड के माह में क्या होगा? बेरोजगार रहेंगे, आपके पास रोजगार नहीं होगा वो, और वहीं गर्मी में आपके पास रोजगार मिल जाएगा। गर्मी में के समय में ये वाली जो दुकान है आपके बर्फ की, वो अच्छे से चल जाएगी। ऐसे ही अलग अलग समय पर आपको रोजगार तो मिलता है, लेकिन बीच में आप बेरोजगार घूमते हैं, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं? यह वह बेरोजगारी है जो स्किल तो है, और वो नौकरी की मांग में अंतर की वजह से उनके अंदर स्किल कुछ और है। मान लीजिए एक कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, जिसको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आती है, लेकिन उसको कहा जाता है तुम प्रोग्रामिंग करो, वो नहीं कर पाता। मान लीजिए किसी को प्रोग्रामिंग आती है और उसको कहते हैं आप हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग कर लीजिए ऑपरेटर के रूप में, वो नहीं कर पाता। मान लीजिए कोई एक शिक्षक है जो पढ़ा पा रहा है, और उसको विशेषज्ञ है किसी एक विषय का, लेकिन किसी स्कूल या किसी इंस्टीट्यूट में किसी और विषय की रिक्वायरमेंट है, अब वो वहां पर पढ़ाने में असक्षम हो जाता है, तो वह बेरोजगार रहता है। इस तरीके की बेरोजगारी को हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं, और ये कहीं ना कहीं स्किल का अभाव भी यहाँ देखा देता है। जहाँ पर संरचनात्मक रूप से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में वैकेंसी आती हैं, लेकिन जहाँ रिज्यूम तो बहुत सारा आएंगे, सीवी तो बहुत सारा आएंगे, लेकिन जब वो इंटरव्यू देते हैं, वहाँ उनके इंटरव्यू में या उनका जो टेस्ट लिया जाता है वह अनक्वालिफाइड हो जाते हैं। वे अपना स्किल में सुधार ही नहीं करना चाहते हैं, और ऐसे में वो बेरोजगार रह जाते हैं। अब बेरोजगार रहने के कारण क्या क्या है? सबसे बड़ी तो हमारे देश में जनसंख्या में वृद्धि, हमारी जो भारत में जनसंख्या में अधिकाधिक वृद्धि है, अधिक जनसंख्या होने के कारण भी क्या है? हमारे यहाँ पर बेरोजगारी की स्थिति दिखाई देती है। साथ में शिक्षा और उद्योग के बीच समन्वय की कमी है। मान लीजिए शिक्षा में आप पढ़ रहे हैं कुछ और सब्जेक्ट, और उद्योगों को जरूरत है, जो उद्योगपति हैं उनको जरूरत है किसी और स्किल की, तो ये दोनों में विरोधाभास बन जाता है। शिक्षित तो हो गए हैं, लेकिन आपके अंदर स्किल नहीं हो पाई है, स्किल डेवलप नहीं हो पाई।
और जब शिक्षित होने के बाद युवा जॉब करने जाता है किसी कंपनी में, वहाँ जब वो अनस्किल्ड होता है तो उसको स्किल्ड प्रोग्राम के थ्रू जोड़ा जाता है और उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। ट्रेनिंग में जब उसको पैसे नहीं दिया जाता है तो वहाँ पर वो उस जॉब को छोड़ करके चला जाता है, वो उस जॉब को नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको स्किल डेवलप करने के लिए फिर से एक आध साल का इंतजार करना पड़ेगा। एक आध साल फिर से लगभग 6-7 महीने ही मान लिए कम से कम आपको बेरोजगारी के रूप में ही सामना करना पड़ेगा। तो ये दिखाता है, ये भी हमारे शिक्षा का फॉल्स पॉइंट। तकनीकी विकास जो मैन्युअली काम को कम कर रहा है, तकनीकी विकास बन रहा है, उसकी वजह से भी छंटनी हो रही बहुत सारी कंपनियों में। जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग देख सकते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे काम जो हैं, मान लीजिए आप टाइपिस्ट का काम भी वो कर दे रहे हैं, प्रोग्रामिंग वो कर दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनका उपयोग क्या कर दे रहा है, वो कम कर दे रहा है, सीमित कर दे रहे हैं और केवल क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों पर निर्भर होने दे रहा। तो एआई भी यहाँ बेरोजगारी की स्थिरता में, मतलब बेरोजगारी बढ़ाने में कारगर हो रहा है। लेकिन अगर जिनको थोड़ा बहुत इन टूल का यूज़ करना आता है, अपने दिमाग का उपयोग करना आता है, वे आसानी से एआई के थ्रू भी रोजगार पा सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में धीमी प्रगति मतलब जहां जिस प्रगति के साथ हमारे यहाँ पर बेरोजगारी उभर रहे हैं, जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या है उसके मुताबिक हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्रों की कमी है, तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है और बेरोजगार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। साथ में सरकार के ऊपर भी अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी वैकेंसियों में अभाव आपको देखने को मिलता है। वहाँ पर भी इतने अच्छे से वैकेंसीज नहीं आ पा रही जो आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी क्या है, सीमित पद हैं और सीमित पदों में जनसंख्या अधिक होने से काम तो नहीं चल जाएगा। खैर जो भी है, उसके ऊपर जो भी हमारे जो पोस्ट होती हैं, मान लीजिए एक पद की वैकेंसी आ रही है, उसके लिए अगर 10 लोग बैठे हैं लाइन में, तो भाई वो 10 में से एक ही को तो सिलेक्ट होना है, 9 तो फिर बेरोजगारी रहेगा। ऐसा ही स्थिति बनेगी। अब बेरोजगार रहने के प्रभाव क्या होंगे, तो गरीबी और असमानता में वृद्धि हो जाएगी। बेरोजगार रहने से गरीबी को प्रभावित होगी, साथ में सामाजिक अपराधों में वृद्धि होगी, आपराधिक कार्यवाहियां बढ़ेगी धीरे धीरे, साथ में मानसिक और सामाजिक रूप से तनाव होगा और ये करेगा सुसाइड, ये करेगा आत्महत्या, ये किसी को भी टॉर्चर करेगा, लूट मार करेगा। ये सारी व्यवस्थाएं कहाँ से होगी, ये बेरोजगारी ही तो दिखाएगी। जो चोरी करने वाले लोग हैं वे चोरी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो बेरोजगार बैठे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसकी वजह से जब बेरोजगार होगा तो आप अपने देश को विकसित नहीं बना सकते हैं। अगर हमें विकसित भारत बनाना है, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गोल दे रहे हैं, जो उन्होंने लक्ष्य किया है विकसित भारत बनाना 2047 तक, जब हम 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे तब विकसित भारत बनाना। कैसे बनाएंगे आप विकसित भारत, जब भारत के युवा ही बेरोजगार घूम रहे होंगे, विकसित भारत कैसे बना सकते? जब तक युवा अच्छे से स्किल्ड और इनकम के माध्यम से, मतलब उनके पास रोजगार नहीं होगा, वो विकसित होगा ही नहीं। और जब युवा विकसित नहीं होगा तो उसका घर विकसित नहीं होगा, घर विकसित नहीं होगा तो गांव विकसित नहीं होगा, और गांव नहीं होगा पंचायत नहीं होगी, तहसील जिला कुछ भी विकसित ऐसे से नहीं होता जाएगा। और जब ये ग्राउंड लेवल पे, जब वास्तविक स्थिति में विकसित नहीं होगा तो आप पूरे भारत को कैसे विकसित कर ले जाओगे? आपको विकसित करने के लिए सबसे पहले ध्यान देना होगा युवा पर। जो युवा हैं उसे स्किल्ड करना होगा, उसको सबसे पहले इतना योग्य बनाना होगा कि वो वैश्विक लेवल पर जो दैनिक जरूरतें हैं उनको पूरा कर सके। अगर उनको पूरा कर पा रहा है, उनको जो काम है उनको पूर्ण रूप से कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, स्किल्ड रूप से होकर के काम कर पाएगा और वो विकसित भारत में अपना योगदान देगा। और जैसे वो योगदान देगा, विकसित भारत का जो हम लक्ष्य देख रहे हैं वो अचीव कर सकते हैं। आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि हम विकसित होने की जो हमारा कारगर है उसमें भी हमें नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसके समाधान क्या हो सकते हैं? सबसे पहली बात, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि सरकार ने चला रखे हैं, लेकिन इनमें पारदर्शिता की कमी है। सबसे पहले इनमें पारदर्शिता लानी चाहिए। साथ में यहां पर अगर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है तो जो वहां रजिस्टर्ड युवा हैं वो व्यवस्थित रूप से स्किल हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार की नज़र में स्किल तो कर रही है डेवलप,
सरकार की नज़र में जिस इंस्टीट्यूट के माध्यम से उसको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया जा रहा है वह स्किल तो ले रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से वहाँ उपस्थिति नहीं होता है। केवल वहाँ दिखाया जाता है शुरुआती दौर में और अंतिम दौर में वहाँ दिखा दिया जाता है और एक फॉर्मेलिटी पूरी कर देती है, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाती है। ऐसा हर जगह हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, इसका मिसयूज किया जा रहा है। सरकार से ये बजट तो आता है लेकिन वास्तविक रूप से स्किल्ड नहीं किया जा रहा है, नाम किसी और का, किसी और को काम कर दिया गया, इस तरीके फर्जीवाड़े भी आपको देखने को मिलते हैं। फिर मान लीजिए वो 6 माह का प्रोग्राम है, आपने स्किल प्रोग्राम 6 महीने का अगर लगाया तो 6 महीने में वो 6 दिन भी नहीं जा रहा है, फिर भी उसको 6 महीने का सर्टिफिकेट मिल जाता है और फिर बेरोजगार का बेरोजगार घूम रहा है। वहाँ सर्टिफिकेट है उसके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, वो स्किल्ड हैं, दिखा दिया गया सरकार की नज़र में कि ये जो हमारे युवा हैं ये स्किल्ड हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति में वो फिर से स्किल डेवलप नहीं कर पाया है, जैसा कि हमारे यहाँ पर देखने को आपको मिलता ही है। तो ये भी भ्रष्टाचार और चालबाजियों के रास्तों में घुस चुका है। स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहिए, इसमें आत्मनिर्भरता जो स्कीम है उसके तहत आपको दिखाई देगा। साथ में जो स्वरोजगार अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, कोई नया नया युवा कोई नई नई शुरुआत करता है तो उसके लिए फंडिंग की आवश्यकता होती है। सरकार को बिना किसी ऋण सहायता के, मतलब बिना लोन देना चाहिए। साथ में अगर हो सके तो उसकी अगर जो इनकम है ज़्यादा ही कमज़ोर है और फिर भी वह खुद का रोजगार खोलना चाहता है तो उसको सरकार को ना केवल लोन बल्कि आर्थिक रूप से सहयोग, सरकार खुद आगे से उसको फंडिंग कर दे। अगर मान लीजिए आपने उसको एक 50,000 रुपये की सहायता भी कर दी ना, जो जिसके पास खुद के पास कोई नहीं है, लेकिन अगर 50,000 की सहायता अगर सरकार की तरफ से उस नए रोजगार जो करना चाह रहा है स्वरोजगार उसको मिल जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो इसी का अगले 5 साल के बाद आपको रिटर्न किस हिसाब से करेगा, वो इन जो टैक्स के रूप में बहुत अच्छे से 5 साल में इसको वो बहुत अच्छे से डेवलप करके आपके सामने प्रेजेंट करेगा। केवल 50,000 को वो बदल देगा 50 लाख में, इस तरीके का वो डेवलप कर सकता है। लेकिन उसको जरूरत है आज आर्थिक रूप से सहयोग के, यहाँ पर सरकार को उसको बढ़ावा देना चाहिए। साथ में सरकार को यह भी करना चाहिए कि वो जो बढ़ावा दे रहा है उसको, उसके अंदर अगर किसी तरह का कमी मिल रही है तो उसको सुधार करवाए, सरकार उसको पुश करती हुई जाएगी तो ये सही होगा। लेकिन इसमें भी पारदर्शिता होनी चाहिए, यहाँ पर भी मिली भगत नहीं होना चाहिए। किसी संपर्क के थ्रू जाता है और उसको मिल जाती है इन स्कीमों का भी फायदा, तो ये भी भेंट चढ़ी हुई है भ्रष्टाचार की, जिसके ऊपर हमने क्लास ली थी कल भ्रष्टाचार। तो ये सारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है और इनसे इनको दूर रखना होगा। पारदर्शिता तो लानी होगी, पारदर्शिता तो लानी होगी, ठीक है। लिखा क्यों जा रहा है पारदर्शिता, पारदर्शिता लानी होगी ताकि उससे आप ये दोनों अगर काम अच्छे से करेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी अच्छे से होगा। साथ में अगर आप देखेंगे तो आपकी शिक्षा प्रणाली जो है उसमें आमूलचूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आपको अपनी शिक्षा प्रणाली में यह भी जोड़ना होगा कि अगर आप प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, जरूरी आप किताबों में लिख करके एग्जाम में टॉप करने से आप अच्छे से रोजगार पा जाएंगे, वो रोजगार नहीं पा पाएंगे। आपको रोजगार कहाँ से मिलेगा, आप करके दिखाइए तब जाकर के आपके अंदर स्किल आएगी। तो आपको ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना चाहिए जो प्रैक्टिकली रूप से अच्छे से कर पा रहा है उसको अच्छे नंबर मिले। यहाँ पर भी शिक्षक की भूमिका तो बढ़ती है, लेकिन उस जो भी युवा हैं, जो भी छात्र हैं, उसकी जो चल रही है वास्तविक रूप से आप जो दिखाई दे रहे हो वहां पर प्रैक्टिकली वह डिजिटल रूप से होना चाहिए। सरकार की नजरों में उसकी डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल आपका जो शिक्षक है वही वहां देख रहा है, क्योंकि शिक्षक से भी छात्र क्या करता है, कोचिंग खोल लेता है, इसमें भी उद्योग खोल लेता है। और जब कोचिंग खोलता है तो कोचिंग में जो छात्र उनके वहां जाएगा उसको क्या करना पड़ेगा, कोई प्रैक्टिकल नहीं करना। फिर भी उसको मान लीजिए आपने 75 नंबर का प्रैक्टिकल रखा तो 75 में से 75 नंबर दे दिए जाएंगे और सरकार की नज़र में वो प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से कार्य कर ले गया, ऐसा डेवलपमेंट हो जाएगा उसका। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी पारदर्शिता की कमी है, वह लाना होगी। यहाँ पर शिक्षक की भूमिका को भी निर्धारित करना होगा। औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों का विस्तार और अधिक से अधिक हमें जो भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हो उनको, जैसे यहाँ स्वरोज रोजगार की हम बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इनसे जुड़ा हुआ है कि औद्योगिक सेवा विस्तार को बढ़ावा देना, इनमें और बढ़ावा देंगे हम तो ज़्यादा से ज़्यादा जब ये बढ़ावा देंगे। हालांकि सरकार इसकी ओर अभी फोकस होकर कार्य कर भी रही है, पर ये भी सीमित क्षेत्रों में है।
कैसे सीमित में? जैसे कि यहाँ पर आपका कॉन्टेक्ट किसी नेता, राजनेता, कोई अधिकारी से है तो आपको अच्छे से जमीन वगैरह सब प्रोवाइड हो जाएगी और आपको आर्थिक रूप से मदद भी मिल जाएगी और क्या होगा, आपका रोजगार चालू हो जाएगा। लेकिन हर किसी का तो नहीं होगा। ग्रामीण रोजगार योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करना, ताकि यहाँ से अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे से ग्रामीण रोजगार मिलने लग जाएगा तो जो पलायन है, जो प्रवास होते हैं, प्रवासी जो ग्रामीण प्रवास होता है वह नहीं होगा, क्योंकि वह उसी के गांव में, जिस गांव के वो निवासी हैं, वहीं अगर उनको रोजगार मिल जाता है तो उनका जो फिजूल खर्च है रहने का वगैरह वो कम हो जाएगा। और ये होने की वजह से क्या होगा, गांव में रोजगार मिलने से चाहे उनको कम सैलरी वहां पर मिल रही है लेकिन उनका फिजूल खर्च बच रहा है तो उनको सेविंग बढ़ जाएगी, उनकी इकोनॉमी आर्थिक रूप से बढ़ जाएगी। जब गांव की आर्थिक इकोनॉमी बढ़ेगी तो देश की विकास दर तो बढ़ना तय होगी। साथ में यहाँ पर आपको आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी गांव में पहुंच करना होगा। आपको नेटवर्क सुविधा भी अच्छे से करनी होगी, क्योंकि आज के समय में नेटवर्क की बहुत आवश्यकता है। ये वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अभाव दिखाई देता है। बहुत सारी सिटियों में 5G नेट बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन गाँव में आज भी 4G की सुविधाएं चक्रा घूमता रहता है, वह स्थिति देखने को आपको मिलती है। तो इन सभी का विस्तार करना होगा, ताकि अगर वो सारी चीज़ें अच्छे से होगी तो ये कर पाएंगे। अगली बात करते हैं हम, अब जो आंकड़े हैं वह क्या बयां करते हैं। आंकड़े जो हैं वह क्या बयां करते हैं, हमारे जो एक दशक का आंकड़ा है, जो कि 2014 से लगा करके 2024 तक के हैं। 24 में ये आंकड़े जो दिखाए गए हैं ये सितंबर माह तक के हैं। सितंबर माह तक के आंकड़े हैं हमारे पास, जो कि हम लेकर के आए हैं। कहाँ से लाए? सारे सरकारी वेबसाइट और सरकार ने खुद ने जारी किए हैं, वे आंकड़े आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो हो जाइए अब उन आंकड़ों की पोल खोलने के, सुनने के लिए तैयार। किसी को अगर इन आंकड़ों के माध्यम से आहत हो तो मैं क्षमा चाहूंगा पहले ही, लेकिन भाई आंकड़े होते हैं, उनमें आहत होने की आवश्यकता नहीं है। गलत तो गलत, सही तो सही, ये बात करने से चूकना कभी नहीं चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं भारत में वर्ष 2014 से 2024 तक बेरोजगारी दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। जो एक दशक है हमारा, इस दशक में परिवर्तन काफी देखने को मिलता है बेरोजगारी में। इसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन सा स्रोत है, जो कि केवल एक स्रोत नहीं है जिससे हमने आंकड़े एकत्रित किए, विभिन्न स्रोत हैं जहां से हमने आंकड़े के अनुसार प्राप्त किए हैं, और वहां हमें प्राप्त होता है बेरोजगारी दर में लगातार उतार चढ़ाव। कभी बेरोजगारी दर बढ़ रही है तो बढ़ती हुई चली जा रही है, तो कभी बेरोजगारी दर अगर घट रही है, थोड़ी बहुत घटेगी, पुनः बढ़ जाएगी। ये ग्राफ नीचे की ओर जाता है और तुरंत बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये दिखाई देता है कि भारत में बेरोजगारी की क्या स्थिति है रोजगारों की। ये यहाँ पर एक दशक के पूरे आंकड़े दिए हैं आपको, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, पूरे 10 साल के आंकड़े मैंने यहाँ दे दिया आपको यहाँ से केवल और केवल क्या करना है, इन आंकड़ों का कांटेक्ट कराना है, इन आंकड़ों को नजरों में घुमाना है। और अगर आपसे परीक्षा में क्वेश्चन जो कथन में बना लिया जाए, मान लीजिए आप यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, तो यूपीएससी वाले इसको कैसे यूज कर सकते हैं इस क्लास में से, तो वह कथन ऐसे पूछ सकता है आपसे कि भारत में बेरोजगारी की दर पिछले एक दशक में निरंतर बढ़ोतरी की ओर संकेत करती हैं। तो ऐसा नहीं है, निरंतर बोल दिया ना इसने, मतलब पूरे 10 साल लगातार बढ़ रही है, क्या ऐसा नहीं है, बीच में कम भी हुई है, तो ये कथन गलत हो जाएगा इसी सेंस में। ठीक है, निरंतर नहीं बढ़ रही है, उतर रही है। तो उतार चढ़ाव अगर देखने को मिलता है तो सही होगा। अगर उतार चढ़ाव की बात नहीं है, निरंतर बढ़ रही है या निरंतर कम हो रही है, अगर ऐसी बात आ जाए तो ये दोनों कथन गलत होंगे। यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या, उतार और चढ़ाव। तो देखिए अभी हम आंकड़ों की बात करते हैं। उतार चढ़ाव में सबसे पहले 2014 में जो बेरोजगारी के आंकड़े थे वह थे 5.4%। ये जो दर है
प्रतिशत में दी गई हैं, सभी में परसेंटेज में भैया, ठीक है, सभी में परसेंटेज लगा लीजिए, पीछे आप परसेंटेज लगा सकते हैं आप, ठीक है। हालांकि ऊपर लगा रखा मैंने, तो आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं होगी। ये जो 2014 में 5.4% थी, 2014 में भी, सॉरी 15 में फिर से 5.4 है, बरकरार है, ना यहाँ तो बढ़ोतरी है ना यहाँ कमी हुई है। 2016 में आकर के थोड़ा सा पॉइंट 2 कम हुई और 5.2% कम हुई। आगे जब 2017 में हम देखते हैं तो यहाँ पर बेरोजगारी दर में और कमी होती है और कुछ पॉइंट के साथ 5.6% की, सॉरी 5.36% की दर पर बेरोजगारी रहती है। पुनः 2018 में फिर से हमें कमी की ओर देखते हैं, मतलब लोगों को रोजगार मिलता हुआ दिखाई देता है और ये हो जाती है 3.3 अंक के साथ और सुधार करते हुए 5.33, मतलब 33 जो है 33 ये जो रहती है आपको बेरोजगारी दर देखने को मिलती है। 2019 में जब हम देखते हैं तो यहाँ और सुधार होते हुए आपको दिखाई देगा, लगभग 0.6% का सुधार होता है और यहाँ पर बेरोजगारी दर घटती है। लेकिन एक विडंबना होती है, 2020 में कोविड-19 आता है। कोविड-19 जो है वह 2020 में अपनी चरम स्थिति में आता है और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में क्या लगा होता है, लॉकडाउन लग जाता है, लॉकडाउन लगता है और उसकी वजह से बेरोजगारी दर पूरे विश्व में बढ़ती है और उसी का इफेक्ट भारत में भी दिखाई देता है और बेरोजगारी जो केवल 5.27% थी, जो सुधार की ओर अग्रसर थी, वह बढ़ करके 8% बेरोजगारी की ओर चली गई हैं, जो कि भारत में बड़ी भयावह स्थिति को डिनोट करती हैं। बड़ा एक इतना बड़ा समुदाय जो कि बेरोजगार हो गया एकदम से अचानक से इस कोविड-19 की वजह से 2020 में, कि वह बहुत सारी स्थितियों से उभर ही नहीं पा रहा है। आज भी उनकी स्थितियाँ डामाडोल हैं। बहुत सारे ऐसे रोजगार थे, बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी दुकानें थी जो हमने अपनी आंखों से देखी मेरे भाई, जो कि बंद हो गई हैं। वहाँ पहले 6 से 7 लोग काम करते थे और वो दुकान ही बंद हो जाना, 7 से 8 लोगों का घर बंद हो जाना हो गया। ये दिखाता है यहाँ पर बेरोजगारी का स्तर कैसे बढ़ रहा है। इसकी वजह से थोड़ा सुधार दिखाई देता है आपको। सरकार ने जब यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किए, सरकार आगे आई और 2021 में बहुत सारे लोगों को रोजगार देने की घोषणा करके बहुत सारे अलग अलग सरकारी योजनाओं में लाभ दे करके उनको जोड़ा गया। जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी ओर काम किया, तो उनकी वजह से लोगों को रोजगार मिला, जैसा मिला वैसा कार्य किया और लोगों ने रोजगार मिलने की कोशिश की, जिसकी वजह से बेरोजगारी दर के जो आंकड़े हैं 8 से गिर करके 5.98 पर आ गया है। तो काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला था अचानक से एक साल के अंदर। लेकिन सरकार कब तक चलाएगी? जब ना चला पाई सरकार भी, तो पुनः देखने को मिला कि लोगों ने अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार ना होने के कारण वह जो रोजगार था वह जो रोजगार था वह छोड़ दिया। जब वो रोजगार पुनः छोड़ते हुए चले गए वो, तो स्थिति बनी 2022 में पुनः 7.33% लोग पुनः बेरोजगार की स्थिति में आ गए, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा वापस से बढ़ रहा है। तो आपको कोविड-19 के बाद अगर पूछे तो बेरोजगारी आंकड़े लगातार पुनः परिवर्तन की ओर रहा है। परिवर्तन ऐसे रहा, उतार फिर चढ़ाव, फिर उतार फिर चढ़ाव, फिर उतार फिर चढ़ाव, यही स्थिति देखने को मिलेगी। और फिर जब 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में तो स्थिति और अलग बयां करती है। आंकड़े कोविड-19 से भी बढ़ करके आगे चलते हैं। 8.003% लोग और ज़्यादा बेरोजगार हो गए हैं 2023 में, और ज़्यादा स्थिति खराब होती है। जबकि यहाँ तो कोई लॉकडाउन कोई ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी भारत में बेरोजगारी दर बढ़ रही है, बढ़ती चली जा रही है। और यह शिक्षित लोगों में अधिक देखने को मिल रही हैं, क्योंकि वे तलाश कर रहे हैं अपने योग्यता अनुसार रोजगार और उनको नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से। दूसरा, हमारे भारत में एक स्थिति आपको और देखने को मिलती है, वह है सरकारी नौकरी की ओर जाना। यह भी हमारे देश में बड़ा चिंतनीय मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि इतने सरकारी पद नहीं है जितने सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले।
2024 में जो सितंबर 2024 तक की बात कर रहे हैं हम, वहां पर बेरोजगारी आंकड़े दिखा रहे थे 7.8। यहाँ थोड़ा बहुत सुधार है, लेकिन जो सुधार होना चाहिए वह तो नहीं है। हम विकसित भारत की अगर बात कर रहे हैं तो विकसित भारत में अगर बनाना चाहते हैं 2047 तक जब हम 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे आज़ादी की, तब अगर इस तरह के आंकड़े हमारे सामने आज उपस्थित हैं तो ये उनको सफल उसको प्राप्त करने में हमारा जो सपना है वो कभी साकार हो नहीं पाएगा, जब तक कि हमारी जो बेरोजगारी दर है कुछ पॉइंटों में ना आ जाए, 1-2% में ना बदल जाए। ऐसी स्थिति को हम बयां करना बहुत मुश्किल होगा, ऐसे लक्ष्य को पाना बहुत मुश्किल होगा। कागजों में पाया जा सकता है, लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और ही रहेगी, कुछ और हो सकती है अगर इसमें सुधार कर ली जाए तो। हम बात कर रहे हैं आगे, क्या बात कर लेते थोड़ी और, हम देखते हैं क्या दिखाता है यहाँ पर बात कर रहे हैं अब हम। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि 2014 से 2019 तक बेरोजगारी दर धीमे धीमे कम हो रही है। देखिए 2014 से लगा करके 2019 तक लगातार आपको यहाँ कोई गिरावट नहीं, यहाँ बेरोजगारी कम हुई, यहाँ भी बेरोजगारी फिर कम देखने को मिलती है, यहाँ फिर कम हुई है, फिर कम हुई है। लेकिन 2019 के बाद एक लाइन खींच दीजिए आप, जो कि कोविड-19 की लाइन है। यहाँ पर आपको धीमे धीमे कमी तो आ रही थी, जो कि अच्छा संकेत दे रही थी भारत के लिए, लेकिन 2020 में कोविड-19 ने क्या किया, बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय वृद्धि की और डायरेक्ट कहां पहुंचा दी, 8% की बेरोजगारी दर ला करके खड़ी कर दी, जो कि हमारे लिए बड़ी चिंता का मुद्दा बन गया। और आज भी उसकी मात हम उसको उतार नहीं पा रहे हैं, उसको कोविड-19 से पहले की वास्तविक स्थिति पर पहुंचाने में अभी तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके बाद 2021 में सुधार देखा गया, लेकिन 2022 और 23 के जो ये आंकड़े हैं वह पुनः बढ़ करके 7.33 और 8.003% हो गई, जो कि हमारी भारत में बेरोजगारी की और भयावह स्थिति को इंगित करती हैं। क्योंकि अब तो कोई महामारी स्थिति नहीं है, अब तो कोई ये नहीं है, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है, फिर भी ये आंकड़े इस तरीके के दिखा देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या डिनोट कर दे रहे हैं, ये हमें दिखला दे रहे हैं कि भारत में बेरोजगार लोग बहुत घूम रहे हैं। सितंबर 2024 तक बेरोजगारी दर 4.8% दर्ज की गई है, और ये आंकड़े बड़े होंगे, कम तो नहीं होंगे। ये आंकड़े दिखा रहे हैं भारत में वास्तविक स्थिति क्या है रोजगार की, कितने लोग बेरोजगार हैं, और क्यों जो युवा हैं वह सुसाइड कर रहे हैं, क्यों आत्महत्या कर रहा है शिक्षित युवा, IITian आत्महत्या क्यों कर रहा है, ये बयां करता है। रोजगार न मिलने की स्थिति में उसकी जो महत्वाकांक्षा होती है वह बड़ी होती है, लेकिन उसको रोजगार, मान लीजिए उसने सोचा था 40,000 50,000 पर मंथ कमाने का, 40,000 पर मंथ कमाने का, 40,000 पर मंथ कमाने का सोचा था, लेकिन उसको मिल रहे हैं 4,000 मंथली। तो क्या होगा उसका, 40,000 कमाने वाला 4,000 में काम करने नहीं जाएगा, फिर भी वो कथाकथित रूप से काम करने जाएगा, और वहां पर 12-12 घंटे उससे काम करवा जाएगा, और फिर कह दिया जाएगा आप डिजर्व नहीं करते इस पोस्ट को, तो वो जा करके क्या करता है, सुसाइड करता है। आप मेहनत ज़्यादा करवाई जाती है, और जब आप ज़्यादा कर लेते हो तो आप सुसाइड जैसी स्थिति में चले जाते हो। इसके अतिरिक्त श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में भी क्या कहा गया है, देखिए जरा, इनके भी सरकारी साइटों के आंकड़े देख लीजिए। क्या कहते हैं मंत्रालय के आंकड़े, नवीनतम ये वार्षिक आवधिक, मतलब जो 1 वर्ष की अवधि में आंकड़े जारी किए जाते हैं, श्रम एवं बल सर्वेक्षण जो ये रिपोर्ट आती है, इसमें कहा गया है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% से घट करके 3.2% हो गई है। ये सरकारी आंकड़े इस तरह के बयां कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति अगर आप देखेंगे तो कुछ और ही होगी, क्योंकि आंकड़ों में हेर बदल करना हर किसी के लिए आम बात है। साथ ही श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR में भी वृद्धि हुई है, जो 2017-18 में 46.8% से बढ़ करके 2023-24 में 58.2
2% हो गई हैं, जहां आपको यहाँ श्रमिक हैं, जो काम करने वाले वर्कर हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो अगर काम करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो ये क्या दिखा रहा है? बेरोजगारी दिखा रही है। शिक्षित युवा जैसा काम मिल रहा है वह करके अपना खाना पीना का गुजारा कर रहा है कैसे तैसे, ये भी तो डिनोट कीजिए। ये आपको सुधार इस ओर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो ये नहीं दिखाई दे रहा कि वह उसकी योग्यता के अनुसार मिल रहा है कि ये रोजगार। जरूरी नहीं है उसकी योग्यता के अनुसार उसको रोजगार मिला हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। वो जिस योग्य है वह योग्यता के अनुसार उसको नहीं मिलेगा, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करना है, चाहे कम होगी लेकिन वो हो तो पाएगी, उस वजह से वो कर रहा है। तो आपके ये आंकड़े तो दिखाएंगे कि वो रोजगार है, वो रोजगार प्राप्त करता है। ऐसे ही अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए, ऐसे ही आप रहस्यमय जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें और अपने दोस्तों को लिंक शेयर करें। और ये बेरोजगारी भ्रष्टाचार का जो मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं, इन दोनों को आपको अधिक दोस्तों को लिंक शेयर करके बता देना है कि वास्तविक स्थिति क्या है, पोल खोल देनी है। और आप हमें और भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल जो हमारा स्मार्ट स्टडी अप्रोच नामक जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से जाकर के फॉलो करना प्रारंभ करें। और आपकी किसी भी तरह कोई क्यूरी है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ जाकर के आपको कमेंट करने की परमिशन दी गई है, आप वहां पर हमसे मैसेज करके देख सकते हैं। साथ में हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल की आपको आईडी दिखाई दे रही होगी, अप्रोच स्मार्ट स्टडी। ध्यान दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे आईडी कौन से नाम से मिलेगी? अप्रोच स्मार्ट स्टडी नाम से मिलेगी। तो ये सर्च करेंगे तो आपको इस नाम से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये रहा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय क्लास एंड उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसके लिए कमेंट कीजिएगा, साथ में ये भी बताइएगा कि आपको अगली जो वीडियो है वह किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो अगले टॉपिक मिलने वाला है मैं वो लेने वाला हूँ शिक्षा की गुणवत्ता पर। शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें कितना सुधार हुआ है, देखते हैं 1 दशक में क्या हालत रही है देश में शिक्षा के क्षेत्र में भी, ये भी हम बात करेंगे। उसके बाद आप किस मुद्दे पर चाहते हैं, मुद्दा आपका, डिस्कशन हम करेंगे, बस आप टॉपिक को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वही लेके आऊँगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए और अपने दोस्तों को लिंक शेयर करके जागरूक कीजिए, जागरूक बनिए और अपने आप को अच्छे से हेल्थफुल बनाइए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।